तुम बोल न्यूज़ में खुश आमदीद। मैं हूँ शर्जील अरशद और मैं हूँ शुमाइला अरशद। हेडलाइंस आपने देखी। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले खबर यह है कि मलका कोहिस्तार मरी में रात से तूफानी हवाओं के साथ बर्फबारी भी। मरी में 1 फीट और गलियात में 2 फीट बर्फ पड़ चुकी है। मरी आने वाली हर किस्म की ट्रैफिक का दाखला बंद कर दिया गया है, जिसकी वजह से गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई हैं। ट्रैफिक में फंसी एम्बुलेंस, सयाह, मकामी अफराद को शदीद मुश्किलात का सामना है। फंसे अफराद में बुजुर्ग समेत खवातीन और बच्चों की बड़ी तादाद शामिल है। माल बरदार गाड़ियों को रोक दिया गया है। शेख और नोश की किल्लत का खदशा है। मलका कौसार मरी में रात से तूफानी हवाओं के साथ बर्फबारी। मरी में 1 फीट और गिलियात में 2 फीट बर्फ पड़ चुकी है। मरी आने वाली हर किस्म की ट्रैफिक का दाखला बंद कर दिया गया है, जबकि गाड़ियों की लंबी कतारें लग चुकी हैं। ट्रैफिक में फंसी एम्बुलेंस, सयाह, मकामी अफराद को शदीद मुश्किलात का सामना है। फंसे अफराद में बुजुर्ग समेत खवातीन और बच्चों की बड़ी तादाद शामिल है, जबकि माल बरदार गाड़ियों को रोक दिया गया है। अशिया खुरनोश की किल्लत का खदशा पेशा किया जा रहा है। इस पर मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ आरिफ सईद से। आरिफ, बताइएगा इस वक्त मरी की क्या सूरत हाल देखी जा रही है? जी बिल्कुल, मलका में तेज हवाओं के साथ बर्फबारी का सिलसिला अभी भी वक्फे से जारी है। रात से शुरू होने वाला बर्फबारी का सिलसिला वो थम न सका और इस वक्त भी बर्फबारी जारी है, जबकि यहाँ पर इस टाइम तक 1 फुट के करीब बर्फ पड़ चुकी है। दर्जा हरारत रुकते जमा से गिर चुका है। सर्दी की शिद्दत में गैर मामूली इजाफा हो चुका है, जबकि सियाहों का जो है ना दाखिला फुलब्रा टूल प्लाजा और 17 मील टूल प्लाजा से मरी में दाखिला बंद कर दिया है, ताकि सियाहों को यहाँ पर किसी किस्म में मुश्किल का सामना न पड़े और यहाँ पर अगर किसी मुकाम पर फंस जाते हैं तो उनको दुश्वारी का सामना न करना पड़े। इसी तरह महकमा हाईवे मशीनरी जो है उन्होंने मरी के जो दाखिली और खारिजी रास्ते हैं वो तमाम इस टाइम तक क्लियर कर चुके हैं, लेकिन बर्फ तेज होने की वजह से, ज्यादा होने की वजह से अक्सर जो है ना रोड वो इस टाइम बंद है, लेकिन वहाँ पर हल्की ट्रैफिक का सिलसिला भी जारी है। नमक का छिड़काव भी किया जा रहा है, ताकि फिसलन जो है ना वो गाड़ियों की फिसलन ना हो सके। इसी तरह अगर बात की जाए महकमा वापडा की, तो महकमा वापडा के मुकम्मल नाअहली के बायस से यहाँ पर रात से बिजली आग में चली जारी थी, लेकिन आज सुबह से मुकम्मल तौर पर बिजली बंद होकर रह गई है। सियाहों और मुकामी लोगों को इंतहाई मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। ना नेट काम कर रहे हैं, ना बिजली काम कर रही है, इसलिए यहाँ पर जो सियाह हुए हैं वो बर्फ को तो इंजॉय कर रहे हैं, लेकिन उन्हें फैसिलिटीज जो है ना वो नहीं दी जा रही, जिसकी वजह से सियाहों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है आरिफ सईद, आपका बहुत शुक्रिया। आप मरी में जो इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल है उस हवाले से अपडेट कर रहे थे। सयाहों का दाखिला इस्लामाबाद से मरी के लिए बंद कर दिया गया है। मरी में शदीद बर्फबारी हुई है। तूफ़ानी हवाओं के साथ बर्फबारी की वजह से जो मुश्किलात हैं वो बढ़ चुकी हैं। मरी आने वाली हर किस्म की ट्रैफिक का दाखिला बंद कर दिया गया है, जिसकी वजह से गाड़ियों की तवील कतारें भी लग गई हैं। बताया ये गया है कि मरी में 1 फीट और गलियात में 2 फीट बर्फ पड़ चुकी है। ट्रैफिक में एम्बुलेंसेस फंसी हुई हैं, सयाह फंसे हुए हैं, मकामी अफराद हैं जो कि शदीद मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। और उससे बड़ी बात यह है कि बिजली भी बंद है, नेट भी काम नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से मुश्किलात 2 गुना हो गई हैं। जो फंसे अफराद हैं उनमें बुजुर्ग समेत खवातीन और बच्चों की भी बड़ी तादाद शामिल है। माल बरदार गाड़ियों को भी रोका गया है। आयशा खुरनोश की किल्लत भी पैदा होने का खदशा पैदा हो गया है। इमदादी काम ताहाल वहाँ पर शुरू कर दिए गए हैं, लेकिन इसके बावजूद बर्फबारी क्योंकि बहुत ज़्यादा हुई है, इस वजह से गाड़ियों की तवील कतारें भी लगी हुई हैं। बर्फ हटाने का काम भी किया जा रहा है। मलका कौसार मरी में रात से तूफानी हवाओं के साथ बर्फबारी भी जारी है, जबकि बताया जा रहा है कि मरी में 1 फीट और गिलियात में 2 फीट बर्फ़ पड़ चुकी है। और साथ ही साथ सयाहों की एक बड़ी तादाद जो इस वक्त मरी में फंस चुकी है। ताहम इससे पहले बाकायदा तौर पर एडवाइजरी भी जारी की गई थी कि मरी और दीगर सयाहती मकामात का सफ़र करने वाले सयाह ख़ास तौर पर मौसम की प्रेडिक्शन देख कर इन इलाकों का रुख करें। ताहम बड़ी तादाद जो है वो मरी में इस वक्त सयाहों की फंसी हुई है और साथ ही साथ रेस्क्यू का अमल भी है जो वो जारी है। बताया जा रहा है कि फंसे अफराद में खवातीन, बुजुर्ग और बच्चों की बड़ी तादाद शामिल है। और इसी हवाले से एक और खबर यह है कि पाक फौज की जानिब से बर्फबारी के दौरान इमदादी सरगर्मियां जारी हैं। कलाम, मोहम्मद और पीरा में फंसे शहरियों और सयाहों को रेस्क्यू किया जा रहा है।
فوج وادی تیرا اور دیگر عارضی انخلا کروانے والوں کی امداد میں مصروف ہے۔ برف میں پھنسی گاڑیوں کو نکال کر شہریوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا جا رہا ہے۔ کالام میں مٹلتان بازار کو شہریوں اور سیاحوں کے لیے کھول دیا گیا ہے۔ ہنگامی صورتحال کے فوری حل کے لیے پاک فوج کی ریسکیو ٹیمیں یہاں پر موجود ہیں۔ پاک فوج کی جانب برفباری کے دوران امدادی سرگرمیاں جاری ہیں۔ کالام، مہمند اور ساتھ ہی ساتھ تیرہ میں پھنسے شہریوں اور سیاحوں کو ریسکیو کیا جا رہا ہے۔ فوج وادی تیرہ اور دیگر عارضی انخلا کرنے والوں کی امداد میں مصروف عمل ہے، جبکہ برف میں پھنسی گاڑیوں کو نکال کر شہریوں کو محفوظ مقام پر منتقل کرنے کا عمل بھی جاری ہے۔ کالام میں مٹلتان بازار کو شہریوں اور سیاحوں کے لیے کھول دیا گیا ہے۔ ہنگامی صورتحال کے فوری حل کے لیے پاک فوج کی ریسکیو ٹیمیں اس وقت موقع پر موجود ہیں۔ میری گاڑی پھنسی تھی ساری رات، ابھی پاک فوج آئی ہے، اس نے نکال دیے، اس کی بہت شکریہ، مہربانی۔ پاکستان زندہ باد۔ اور بھی آپ بتائیں کہ پاکستانی عوام نے فلسطین میں امن و استحکام کے لیے غزہ میں بورڈ آف پیس میں پاکستان کی شمولیت کو خوش آئند قرار دے دیا ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ بورڈ آف پیس میں پاکستان کی شمولیت خطے میں پائیدار امن اور خود مختار فلسطینی ریاست کے قیام کی کوششوں کو تقویت دے گی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے غزہ میں امن کے قیام کے لیے اہم کردار ادا کیا ہے۔ ہمیشہ ابھی کام ہوا ہے، اس کی پاکستان نے کھل کر حمایت کیا ہے۔ اس سے غزہ میں بھی امن ہوگا، غزہ کی تعمیر ترقی بھی ہوگی۔ پاکستان نے ہمیشہ اس میں کلیدی کردار ادا کیا امن میں، اور اس میں سب سے زیادہ جو کردار ہے وہ جنرل عاصم منیر صاحب کا ہے، جنہوں نے ثابت کیا کہ امن کو کس طرح سے قائم کیا جاتا ہے۔ بہت خوش آئند بات ہے کہ پاکستان کو بین الاقوامی سطح پہ اتنی اہمیت مل رہی ہے کہ اس کو غزہ پیسا بورڈ کے لیے شامل کیا گیا، اور نہ صرف شامل کیا گیا بلکہ پاکستان نے ڈونلڈ ٹرمپ کی جو ریکویسٹ تھی اس کو ایکسیپٹ بھی کر لیا ہے۔ پاکستان کا ایک اپنا معیار ہے، پاکستان کی آرمی کا ایک اپنا معیار ہے، پاکستان قوم کا ایک اپنا معیار ہے، جس کی وجہ سے یہ سارے لوگ جو ہیں وہ پیس کے اندر شامل ہو جائیں گے، اور یہ ایک اچھا اقدام ہے پاکستان کا کہ پوری دنیا میں پاکستان جو ہے وہ اپنا ایک منفرد نظام جو ہے وہ رائج کرنے جس طرح جا رہا ہے، تو انشاءاللہ وہ رائج کر سکے گا۔ اس کا جو مقصد خاص طور کے اوپر ہے جو فلسطین کے اندر جو ہے ترقیاتی کام اس کو کرانا، اور فلسطینی عوام کے لیے جنگ بندی میں مین کردار ادا کرنا، اس کا مقصد جو ہے بورڈ آف پیس کا مین یہی ہوتا ہے اور یہی ہونا چاہیے۔ پاکستان ایک پرامن ملک ہے، امن کا خواہاں، اور فلسطینیوں کی امید کا آخری سہارا اگر اس وقت کوئی دنیا میں ہے تو وہ ملک خدا داد پاکستان ہے۔ پاکستان ہمیشہ چکم فیصلې کلی دي د قومي مفاد په تناظر کې کلی دي، د غزه مسله ده، د فلسطین مسله ده، په دې کې خپل اصولي موقف د قومي مفاد په تناظر کې ایښی دی او ټول فیصلې د قومي مفاد په تناظر کې۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری نے کہا ہے کہ وزیر اعظم نے فلسطینیوں کے موقف کی حمایت کی ہے۔ عالمی کوششیں فلسطین میں امن قائم کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ گورنر پنجاب سردار سلیم کی بول نیوز سے گفتگو، کہا کہ کئی اسلامک ملک ٹرمپ کے بورڈ آف پیس میں شمولیت اختیار کر چکے ہیں۔ فلسطینی بھائی مشکلات میں ہیں، اسرائیل کی فرعونیت عروج پر ہے، پاکستان مثبت کردار ادا کر رہا ہے۔ پاکستان نے فلسطینیوں کا، پاکستان کے موقف کا حق ادا کیا ہے، جو فلسطینیوں کے لیے لڑائی لڑی ہے پوری دنیا میں، اسے پوری دنیا اکنالج کر رہی ہے، صرف اپنے نہیں کر۔ بہت سارے مسلم ممالک اور پاکستان سمیت جنہوں نے بہت ہی کوشش کی ہے کہ فلسطینیوں کو ان کا حق مل سکے، امن مل سکے، وہ اس بورڈ میں شامل ہیں۔ ہم تو فلسطین کے بورڈ میں شامل ہیں۔ بہت سارے اسلامی ممالک نے اس میں شمولیت اختیار کی ہے، اور غزہ کا بڑا امپورٹنٹ میٹر ہے۔ اگر اس میں جو ہے وہ اسلامی دنیا کی انپٹ ہو اور وہ خود وہاں پہ موجود ہوں، اور فلسطینی ہمارے بھائی جو ہیں جو مشکل میں ہیں ان کے لیے کوئی رستہ نکلے اور آسانیاں پیدا ہو اور اسرائیل کی فرعونیت ختم ہو، تو میں سمجھتا ہوں اس سے بہتر اور کوئی بات نہیں۔ دوسری جانب احسن اقبال نے غزہ بورڈ آف پیس میں پاکستان کی شمولیت مثبت قرار دے دی کہ ہم اپنے برادر اسلامی ملکوں کے ساتھ مل کر فلسطین میں اور غزہ میں امن کے لیے کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں، تو یہ پاکستان کی ایک بہت بڑی سفارتی کامیابی ہے۔ آج اگر بورڈ آف پیس میں پاکستان نہ جاتا تو یہ ہمارے فاضل اراکین اسی شد و مد کے ساتھ تقریر کر رہے ہوتے کہ پاکستان تنہا رہ گیا ہے، پاکستان کو کسی نے پوچھا نہیں ہے، اور پاکستان اتنے بڑے امن کے منصوبے میں کیوں کر شامل نہیں ہوا ہے۔ ہم اس بورڈ کے اندر شامل ہوئے ہیں
ताकि हम अपने बरादर इस्लामी मुल्कों के साथ मिलकर फ़लस्तीन में अमन के लिए अपना किरदार अदा कर सकें। हम इस मुल्क के अंदर कोई ऐसा काम या कदम कभी नहीं उठाएंगे जो खुदा और खुदा के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाराजगी का बायस बने। खबरों का सिलसिला जारी है, वक्त है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। खबर यह है कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 सीरीज के लिए कौमी स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया है। सलमान अली आगा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज में टीम की क़यादत करेंगे। बाबर आजम और शाहीन शाह अफरीदी को T20 टीम में वापस लाया गया है। फ़खर जमान, साइम अयूब, शादाब खान, नसीम शाह, फ़हीम अशरफ शामिल हैं। मोहम्मद वसीम जूनियर, सलमान मिर्ज़ा, अबरार अहमद और मोहम्मद नवाज टीम का हिस्सा हैं। स्क्वाड से मुतालिक मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं अफजाल अब्बास से। अफजाल बताइएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 सीरीज के लिए कौमी स्क्वाड का ऐलान कर दिया है और सलमान अली आगा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 सीरीज में टीम की क़यादत करेंगे, जबकि बाबर आजम और शाहीन शाह अफरीदी की T20 इंटरनेशनल में टीम में वापसी हुई है और पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 3 T20 मैचेस खेले जाएंगे और तीनों मैचेस लाहौर में खेले जाएंगे और सीरीज के ये मैचेस 29, 31 जनवरी और 1 फरवरी को खेले जाएंगे। जबकि स्क्वाड के दीगर खिलाड़ियों में जो है वो फ़हीम अशरफ, नसीम शाह, मोहम्मद वसीम जूनियर जो हैं वो भी टीम का हिस्सा हैं, जबकि सलमान मिर्ज़ा, अबरार अहमद, मोहम्मद नवाज, उस्मान तारक को भी स्क्वाड में रखा गया है, जबकि ख्वाजा नाफे और साहबजादा फरहान और उस्मान खान भी T20 सीरीज के लिए स्क्वाड का हिस्सा हैं। जी बहुत शुक्रिया अफजाल अपडेट करने के लिए। आपको लिए चलेंगे, सिंध असम्बली का इजलास जारी है और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह इज़हार ख्याल कर रहे हैं। सैटरडे को हुआ ये ऐसा वाक़या था जिसने हम सबको गमगीन कर दिया। इसमें सिर्फ मैं नहीं हूँ, ये ऐवान नहीं है, बल्कि पूरे मुल्क को गमगीन कर दिया है। कई मासूम लोग, कोई शॉपिंग के लिए आया था, कोई वहाँ रोज़गार कर रहा था, वो इस आग की वजह से अपनी ज़िंदगियां गंवा बैठे। हर तरफ एक शोक की लहर है। सानिया है जिसको बयान करने के लिए अल्फाज नहीं है। मैं अपनी तरफ से और मैं उम्मीद करता हूँ इस ऐवान की तरफ से तमाम शोधा को खिराज अकीदत पेश करता हूँ। ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उनको जन्नत में आला तरीन मकाम नसीब फरमाए। इसके साथ साथ जो लवाहिकीन है जिनका नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान हुआ है, उनको इस सदमे को बर्दाश्त करने की अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि हिम्मत फरमाए और ज़ख्मियों को जल्द से जल्द सेहतयाबी अता फरमाए। मैं चाह रहा हूँ कि इस वक्त इस वाक़े के मुताबिक हवाले से रीज़न्स के ये वाक़या क्यों पेश आया, रिस्पॉन्स उसका सही था, दुरुस्त था, कम था, ज़्यादा था, उसके बारे में बताऊं और आगे हम क्या हमने सोचा है। इसलिए कि हर ऐसे वाक़े पहली बार नहीं हुआ, शहर में पहली बार नहीं हुआ, दुनिया में पहली बार नहीं हुआ। ऐसे वाक़यात होते हैं और इन वाक़यात से ज़रूर हम सबक हासिल करके अगर आगे जाके कोई ऐसा वाक़या दोबारा ना हो, ऐसे मारूज़ात करें तो यही बेहतर होगा। सबसे पहले मैं जो पोजीशन है इस वक्त वो बताना चाहता हूँ। टोटल इसलिए कि इस वाक़े के बाद वो एक हेल्प डेस्क बनाई गई थी इंतज़ामिया की तरफ से। टोटल 88 मिसिंग लोग रिपोर्ट हुए थे। उनमें से फिर एक खुशकिस्मत शख्स ही कहूँगा कि वो बताया कि नहीं जी मैं किसी रिश्तेदार ने उसको मिसिंग बताया था लेकिन वो आ गया। और 5 डुप्लीकेट नाम थे, इसलिए अलग जगहों से आ रहे थे। एक ही रिश्तेदार, मल्टीपल रिश्तेदार एक ही शख्स के रिपोर्ट कर रहे थे, तो 5 ऐसे थे। टोटल 82 कंफर्म्ड मिसिंग थे। इनिशियली 6 बॉडीज उसी वक्त तकरीबन
कुछ घंटों में रिकवर हुई थी, आइडेंटिफाई भी हुई थी। उसके अलावा इस वक्त तक 61 बॉडीज रिकवर हुई हैं, यानी टोटल 82 में से रिकवर हुई है। इस वक्त भी एज आई स्पीक 15 लोग मिसिंग हैं। इन 61 में से 9 के आइडेंटिफिकेशन थ्रू डीएनए हो गई है, तो टोटल 9 + 6 15 लोग आइडेंटिफाई हुए हैं। अभी भी 52 लोग ऐसे हैं जो आइडेंटिफाइड बॉडीज हैं जिनका डीएनए प्रोसेस चल रहा है। टोटल डीएनए कलेक्ट किया था 54 लोगों का, यानी आप अगर ये करेंगे तो 45 रिमेनिंग है। 54 लोगों का, यानी 9 जो मैच होने के बाद अभी भी 9 ऐसे जिनका डीएनए भी हमें नहीं मिला है, इसलिए कि मिसिंग तो है लेकिन या तो उनके रिश्तेदार अवेलेबल नहीं है, यहाँ भी कोई आया नहीं सामने। इन 45 की डीएनए वेरिफिकेशन हो रही है और हमारी यही कोशिश है कि उन लवाहिकीन को आइडेंटिफाई करके उनकी जो बॉडीज़ हैं, उनके रिमेन्स हैं, वो वाले किए जाएं ताकि उनकी तदफीन हो सके और उन लवाहिकीन के सदमे में कुछ कमी हो। वाक़या मैं थोड़ा सा दे दूंगा, वो हम पहले इसी पे आता हूँ। रिस्पांस की बात चल रही है, ये वाक़या तकरीबन 10:14 पे जो इस वक्त रिपोर्ट्स हमें मिली हैं, ग्राउंड फ्लोर पे एक दुकान में आग लगी। 10:26 पे, यानी तकरीबन 12 मिनट बाद पहली कॉल आई। हमारा केएमसी का एक फायर ब्रिगेड का सेंट्रलाइज नंबर है 16 का, उस पे उसका नाम भी है जिसने कॉल की थी, वो एक दुकान का ओनर है, उसका बेटा, उसने उधर से कॉल की। और 10:27 पे जो हमारे पास रिकॉर्ड है, 26 पे कॉल आई। पहली फायर ब्रिगेड सेंट्रल फायर स्टेशन सिविल अस्पताल के जो करीब है उससे डिस्पैच हुई। उसके बाद ये सारी लोगों को पता है कि केएमसी की भी फायर ब्रिगेड्स आई, 3 स्नॉर्कल्स उनके आए, 1 स्नॉर्कल नेवी का आया, हमारी 1122 की 7 फायर ब्रिगेड्स उधर आई, डिफरेंट वाटर बाउसेस आए। ये इसमें जो कमी रह गई है, इसलिए कि जो कोताही है उस पर कंप्लीट इंक्वायरी, और बाकी चीज़ों पे मैं बताऊंगा। एक इंक्वायरी जो मैंने उसी दिन ऑर्डर कर दी थी, मंडे को पहले वक्त, उसकी रिपोर्ट है मेरे पास। मैं उसमें से कुछ चीज़ें बताऊंगा, इसलिए लीडिंग टू दिस ऑब्वियसली एक FIR होनी है, जो कि मैंने आज होम मिनिस्टर साहब को कहा है कि वो FIR दाखिल करेंगे बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन दैट वी हैव। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।